हेलो एवरीवन। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गुणमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या। और आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल डोज फॉर गेट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। हम वैसे तो थियोरी कोर्सेज चालू है हमारा, हम उस सबको सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करते आ रहे हैं। बट सिर्फ थ्योरी काफ़ी नहीं है गेट एग्जाम के लिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों से पूछे जाते हैं और आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में भी मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आ रही हूँ जिसका नाम है न्यूमेरिकल डोज फॉर गेट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। एवरी वीक मैं आप लोगों को छोटे छोटे डोजेस दूंगी न्यूमेरिकल्स में, ताकि जब हमारा ये कोर्स खत्म हो जाए जनवरी एंड में, तब तक आप लोग सारे सारे न्यूमेरिकल्स, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में थरा हो जाए। ठीक है। सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में थरा हो जाए, क्योंकि वैसे एक मॉडल होता है जिसमें आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको उसमें से एक मॉडल पता चले तो सिमिलर क्वेश्चंस अगर वो लोग आपसे पूछे तो आप उसको आंसर कर सकते हो। ठीक है। मॉडल जान लो, सिमिलर क्वेश्चंस पूछेंगे तो बिंदास आंसर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो इस कोर्स में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है। बायो प्रोसेस हमारा बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके। वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम इसमें डील कर देंगे। ऐसे टॉपिक्स जिनके लिए हम डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम उनको डेप्थ में पढ़ने के लिए बैठेंगे, जैसे डिराइवेशंस पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए बहुत सारा समय लग जाएगा। ठीक है। बहुत सारा समय लग जाएगा। ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी इसकी ये है कि हम इसको पढ़ ले थ्रू द पीवाईक्यूज, थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर हम लोग कवर कर लेंगे तो सारे रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स हम गेन कर लेंगे। ठीक है। और वो फॉर्मूलाज जिनको हम यूज करना है वो सब हम गेन कर लेंगे, जिसके थ्रू इजीली हम इन कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल डोज फॉर गेट बीटी का पार्ट 1 है। मैं आपके लिए हर हफ्ते ऐसे छोटे छोटे डोजेस लेके आऊंगी ताकि आपके लिए हैवी नहीं रहे। ये मेरा आइडिया एवरी वीक का थोड़ा थोड़ा डोज इसलिए क्योंकि अगर मैं आपको 2 हफ्ते या फिर 3 हफ्ते सिर्फ न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगी, कंटिन्यूअसली सिर्फ न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगी, तो उतना डोज आप नहीं ले पाओगे, उतना हैवी डोज नहीं ले पाओगे, आप उसे छोड़ दोगे। और मैं नहीं चाहती कि आप ये सेशंस छोड़ें। ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर हफ्ते आपके लिए छोटे छोटे डोसेस दे रही हूँ ताकि आपको हैवी फील ना हो, इसीलिए आप इनको समझ ले। और आपको एक वीक का टाइम है जिसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप अगर डालो इंटरनेट में, गूगल में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप इसकी मॉडल का कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल डोज फॉर गेट बीटी, ये वाला सीरीज डेफिनेटली मिस मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए हाईली बेनिफिशियल है। ओके। सो थियोरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ न्यूमेरिकल्स भी इम्पोर्टेंट है। मैं चाहती हूँ बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, 3 मंथ्स का कोर्स एंड होते ही आप लोग न्यूमेरिकल्स में भी उतनी ही स्ट्रांग रहें जितनी आप थियोरी में स्ट्रांग होते हो। ठीक है। तो चलिए हम न्यूमेरिकल्स, आज थोड़े न्यूमेरिकल्स को छोटे छोटे डोज की तरह सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ ड्राई बायोमास ऑफ अ ईस्ट स्पीशीज इज कार्बन 1, हाइड्रोजन 1.6, ऑक्सीजन 0.4, नाइट्रोजन 0.2, sulfur is 0.0024 and phosphorus is 0.017। तो यहाँ आपको दिया गया है बायोमास की कॉम्पोजिशन, हर एक एलिमेंट की कॉम्पोजिशन इन अ बायोमास। ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन
इस बायोमास में से कार्बन की कितनी कंट्रीब्यूशन है वो हमें जानना है इन परसेंटेज, ठीक है। ऑल्सो गिवन में आपको बताया गया है एटॉमिक वेट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, इन सारी एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट्स भी बता दी गई है। अभी हमें इसे सॉल्व करना है। तो पूछा क्या गया है, कार्बन की कंट्रीब्यूशन क्या है इस बायोमास कॉम्पोजिशन में, कार्बन कितनी परसेंटेज है, ये हमसे पूछा गया है। हमेशा पहले क्वेश्चन को पढ़िए, एक से दो बार पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन पढ़ के इसको डिकोड करके ये बता दिया कि इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने जो भी कॉम्पोजिशन और एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स दिए हैं ना इस ड्राई बायोमास में, वो सब मैंने यहाँ स्ट्रेटली लिख दिया है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, और हर एक एलिमेंट के लिए जितना कंपोजिशन है, जैसे कि यहाँ फिर कार्बन के लिए 1, हाइड्रोजन के लिए 1.6, ऑक्सीजन के लिए 0.4, मैंने वो सारे कॉम्पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू एवरी एलिमेंट मैंने यहाँ लिख दिया है। अभी हमें इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसके रेस्पेक्टिव एटॉमिक वेट के साथ। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तो 1 into 12 is 12, हाइड्रोजन का 1 है, 1.6 into 1 is 1.6, फिर ऑक्सीजन का है 0.4 into 16, 16 is ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, दैट इज इसको मल्टीप्लाई करो 6.4, फॉर नाइट्रोजन इट इज 14, तो 0.2 into 14 is 2.8, सल्फर का एटॉमिक मास 31 है, उसको मल्टीप्लाई करो कॉम्पोजिशन के साथ 0.0024, यू विल गेट 0.0744, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 32 है, उसको मल्टीप्लाई करो फॉस्फोरस के कॉम्पोजिशन के साथ, तो मिलेगा 0.544। नेक्स्ट स्टेप, आप इस सबको ऐड करोगे टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 23.4184, ठीक है। तो क्या करना है, पहले आप एक टेबल जैसा बना लो, सारे एलिमेंट्स को लिख लो, फिर उसकी कॉम्पोजिशन को लिख लो, उसको मल्टीप्लाई कर लो उसकी एटॉमिक वेट के साथ, ठीक है, फिर उसको टोटल कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल कर लो, ठीक है। ये है आपका टोटल कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द बायोमास। अभी उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है, तो कार्बन कितना है, कॉम्पोजिशन उसका 12 है, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई टोटल, दैट इज 23.4184 इंटू 100, 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है, तो इंटू 100 करेंगे तो आपको मिलेगा 51.24%। तो 51.24% ऑफ कार्बन प्रेजेंट है आपके उस ड्राई बायोमास में। इस ड्राई बायोमास में कार्बन का परसेंटेज है 51.24, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्वेंट्स ए एंड बी आर कंप्लीटली इमिसिबल, इसको हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, लाइन बाय लाइन पढ़िए उसको, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या फिर लिख लीजिए, गिवन डेटा को लिख लीजिए, ताकि वो आपके लिए सॉल्व करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। मैं आपको इस क्वेश्चन के दौरान बताऊंगी कि हम कैसे क्वेश्चन को डिकोड करके सिंपल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करके आंसर को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सॉल्वेंट्स ए एंड बी आर कंप्लीटली इमिसिबल। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक कंटेनर है जिसमें सॉल्वेंट ए और सॉल्वेंट बी, दे आर इमिसिबल। मतलब इमिसिबल मतलब क्या होता है, एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, तो अलग अलग लेयर में रहते हैं। तो ए ऊपर रहता है, बी नीचे रहता है। ये जरूरी नहीं है कि ए ऊपर ही रहता हो, बस मेरे कन्वीनियंस के लिए मैंने बना लिया, ठीक है। ए ऊपर रहता है और बी नीचे रहता है, मिक्स नहीं होते। Solute S is soluble in both these solvents। आपके पास एक solute S है जो कि A solvent में भी soluble है और B में भी soluble है। Next, 100 gram of S was added to the container which has 2 kg of each A and B।
तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूट को हम इस कंटेनर में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें A की केजी है 2 केजी और B है 2 केजी। फिर the solute is 1.5 times more soluble in solvent A than in solvent B। मतलब क्या है, सॉल्वेंट B के कंपैरिजन में सॉल्वेंट A में सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी 1.5 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो B में आप रख लीजिए सॉल्युबिलिटी 1, तो A में हो सकता है 1.5 टाइम्स ज्यादा, 1.5 टाइम्स ज्यादा, ठीक है। आपको बताया नहीं जाता कि B की 1 होती है सॉल्युबिलिटी, ये आपको अंडरस्टूड है, ये आपको अंडरस्टूड रखना है, ठीक है। B का अगर 1 है तो A का 1.5 टाइम्स ज्यादा है कंपैरिजन, है ना। तो इसको सिंपल, इसको पॉइंट में रखिए तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसको क्या कर रही हूँ 1.5 को 3/2 कर देती हूँ, ठीक है। तो 3 पार्ट्स A का है, 2 पार्ट्स B का है, ठीक है। 2 पार्ट्स ऑफ सोल्यूट हम सॉल्युबल इन B और 3 पार्ट सॉल्युबल इन A, और टोटल पार्ट्स कितने हैं 3 + 2 5, बस इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब उन्होंने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, The mixture was agitated thoroughly and allowed to reach equilibrium। मतलब मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से agitate कर दिया, मतलब मिक्स कर दिया और उसको छोड़ दिया ऐसे। उसके बाद assuming that the solute has completely dissolved, आपका solute आपके जो solvents A and B है ना उसमें completely dissolve हो चुका है। अभी वो आपसे पूछ रहे हैं the amount of solute in solvent A phases। तो solute A फेस में कितना है, कितनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट A फेस में डिसॉल्व हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम इसे, ठीक है। तो पहले टोटल कितना है सोल्यूट 100 ग्राम्स, इस 100 ग्राम्स में से 3 पार्ट्स, ठीक है, 3 पार्ट्स A में डिसॉल्व हुआ है और 2 पार्ट्स B में डिसॉल्व हुआ है, ठीक है, इतना तो हम जानते हैं। तो 100 इंटू, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में ए पार्ट के बारे में पूछा है, तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स विच इज 5, ठीक है, टोटल पार्ट्स विच इज 5। तो 100 इंटू 3/5, ठीक है, इज इक्वल टू 60। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 60। तो 60 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए, ठीक है। 60 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट है ना वो ए फेस में आपको मिलेगा, डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो आपको मेरे को एक चीज बताना है, ठीक है, एक चीज आप मेरे को बताइए, मैंने आपको ए के लिए सॉल्व कर दिया, तो आपके लिए एक होमवर्क है, आप मुझे बताइए सॉल्व करके कि कितनी परसेंट, मतलब कितनी ग्राम्स ऑफ ये जो सोल्यूट है ना बी फेस में होगी, कितनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट बी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गई होगी, ये मेरे को आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं समझूंगी कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ओके। तो आप समझ रहे हैं ना कि कैसा हो रहा है। टोटल सोल्यूट इज 100, उन्होंने पूछा है कि कितना डिसॉल्व हुआ है ए में, तो हमें पहले ही पता चल गया कि ये 3 पार्ट्स हैं, तो 3 बाई टोटल पार्ट्स कितना है 5। इसको सॉल्व करोगे तो 60 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड और सॉल्युबल इन ए फेस, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ना। आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा कि कितनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट बी फेस में सॉल्युबल है। तो थर्ड क्वेश्चन में हम चलेंगे। The number of molecules of a nucleotide of molecular weight 300 grams per mole present in 10 picomoles is। तो आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपके 10 पिकोमोल्स में प्रेजेंट है। तो दे आर आस्किंग यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है इन 10 पिकोमोल्स, ठीक है। तो 10 पिकोमोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10⁻⁻12 मोल्स करके लिख सकते हैं, क्योंकि पिको का मतलब है 10⁻⁻12, ओके। तो 10 इंटू 10⁻⁻12 मोल इज 10 पिकोमोल्स, ठीक है, इसको हमने मोल में लिख लिया।
अभी आपको पता होना चाहिए, अगर पता भी नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी नोट कर लीजिएगा। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो अगर एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 10 इंटू 10⁻−12 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू 10⁻12 इंटू 6 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा, सॉल्व करोगे तो मिलेगा 6 इंटू 10⁻12 मॉलिक्यूल्स। तो 10 पिकोमोल्स में आपको 6 इंटू 10⁻12 मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं, ठीक है। सिंपल है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अ ब्लॉक ऑफ आइस at 0 degrees Celsius is supplied heat at constant rate to convert the ice to superheated steam। ठीक है, आपके पास एक आइस क्यूब है, ब्लॉक ऑफ आइस है, जिसको आप हीट सप्लाई करोगे और वो आइस कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। मतलब क्या है, आइस मेल्ट होगा वाटर में, वाटर हो जाएगा स्टीम, ठीक है। Which one of the following trajectories correctly represent the trend of the temperature of the system with time? तो यहाँ आपको बताया गया है टेम्परेचर इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको ये जो फिनोमेना है ना, आइस को स्टीम में कन्वर्ट होना, आइस का स्टीम में कन्वर्ट होने वाला फिनोमेना, इस 4 ग्राफ में से कौन से ग्राफ में फिट होता है? Ice getting converted to water, that is getting converted to steam, ये कौन से ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है, यही आपसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो इसके आंसर देखते हैं। तो यहाँ एट 0 डिग्री सेल्सियस आपके पास आइस है, ठीक है। जैसे जैसे आप उसको टेम्परेचर दे रहे हो, आइस तो जैसे आप उसको टेम्परेचर दे रहे हो, 1 सेकेंड में थोड़ी वाटर में बदल जाएगा, थोड़ी देर वो हीट को अब्सॉर्ब करेगा। तो आइस क्या करेगा, आइस ब्लॉक हीट को अब्सॉर्ब करेगा, लिक्विड बनने से पहले हीट को अब्सॉर्ब करेगा थोड़े समय तक, ठीक है। इतना समय लेगा आइस लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। इसे हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन जरूरत पड़ती है आपकी आइस को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, फिर वो कंप्लीटली लिक्विड हो जाता है और उसमें जैसे जैसे आप टेम्परेचर दे रहे हैं वो लिक्विड बन जाता है टिल 100 डिग्रीज। 100 डिग्रीज तक वो लिक्विड में ही रहता है। उसके बाद क्या होता है, लिक्विड से स्टीम में बदलने की स्टेज आ जाती है। तो एक झटके में थोड़ी सब कुछ स्टीम में बदल जाता है, नहीं, वो क्या करता है, वो सारी हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है, कुछ समय तक वो हीट को, सारे हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है, उसके बाद वो स्टीम में बदलता है। तो इस टाइम जिसमें लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट हो, इसे हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। इतनी हीट, ठीक है, इतनी हीट जरूरत पड़ती है लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट होने में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इस तरह आपका एक आइस ब्लॉक मोलर हीट ऑफ फ्यूजन लेके लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन लेके स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो यही है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ आइस मेल्टिंग इनटू लिक्विड, फिर वो स्टीम बन जाए, ठीक है। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। अब हम इस सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे ऑप्शंस के साथ और फाइंड आउट करेंगे कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन कितना बड़ा दिखता है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये बेसिकली, बट एक ट्रिक है हमेशा, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना सिंपल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। ये हमेशा याद रख लीजिएगा। अगर आप किसी भी बड़े क्वेश्चन को देखोगे तो डोंट लीव इट, उसको छोड़ मत देना।
वो उतना ही सिंपल होता है सॉल्व करने में। मैं आपको बताती हूँ, ये इस एग्जाम्पल के साथ मैं आपको अपना पॉइंट प्रूव करूंगी कि जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही सिंपल उसको सॉल्व करना। देखते हैं, चलिए। W, X and Y are the intermediates in a biochemical pathway as shown below. तो S सबस्ट्रेट है और Z प्रोडक्ट है, ये W, X, Y सब इंटरमीडिएट्स है, ठीक है। Mutants auxotropic for Z are found in 4 different complementation group, namely, तो आपके म्यूटेंट्स हैं Z1, Z2, Z3 एंड Z4। इसको हम ग्रो करने वाले हैं एक मीडिया में, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ दिस म्यूटेंट्स ऑन मीडिया, ठीक है, इन सारे म्यूटेंट्स को हम ग्रो करेंगे मीडिया में, दैट इज सप्लीमेंटेड विथ इंटरमीडिएट्स, ठीक है। इस इंटरमीडिएट्स के साथ हम ग्रो करेंगे। अगर यस लिखा है तो मतलब है ग्रोथ आ रहा है, ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड। अगर नो मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है वहां, ठीक है। इतना आप ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब इस टेबल को देखिए, म्यूटेंट्स हैं आपके Z1, Z2, Z3 एंड Z4, ठीक है। और मीडिया सप्लीमेंटेड विथ W, X, Y और Z। तो फर्स्ट वन है Z1, ठीक है, Z1 है। अब यहाँ देख लीजिए, अगर मीडिया में W है तो इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, नो। मीडिया में X है तब भी ग्रोथ नहीं हो रही, मीडिया में Y है तभी उसका ग्रोथ हो रहा है, और मीडिया में Z है तब भी उसका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अगर Z1 म्यूटेंट के मीडिया में Y सप्लीमेंट कर दोगे तो उसकी ग्रोथ होगी, और Z सप्लीमेंट करोगे तब भी उसकी ग्रोथ होगी। तो इस स्टेटमेंट को हम यहाँ ढूंढेंगे, इस ऑप्शंस में ढूंढते हैं, चलिए। Y यहाँ है, Y शुड, ये जो Y है ना, ये देखिए Z1 कहाँ है इसके, यहाँ, यहाँ Z1 इधर है। Z1 अगर Y के साथ सप्लीमेंट हुआ, Y मीडिया में रहे तो Z1 ग्रो होगा, वही यहाँ बताया गया है, ठीक है। अगर Y प्रेजेंट है मीडिया में तो Z1 की ग्रोथ होगी। उससे पहले आप देख सकते हैं किसी में भी नहीं है, ठीक है। W दे नहीं ग्रो होगा, X देंगे तब भी ग्रो नहीं होगा, अगर Y देंगे तभी वो ग्रो होगा। तो Z1 सप्लीमेंटेड विथ Y ग्रो होगा, ठीक है। वो आपके बी ऑप्शन में बताया गया है, और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। स्ट्रेट अवे यू कैन गिव द आंसर, स्ट्रेट अवे, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ Z1 में से आपका आंसर बन गया। फिर हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे, ठीक है। Z2 ग्रो होना शुरू करता है X से, तो X देखिए, X में Z2 कहाँ है, यहाँ ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में है। हमने ऑलरेडी ऑप्शन बी सेलेक्ट कर रखा है, तो ऑप्शन ए को क्रॉस आउट कर दीजिएगा। फिर है Z3, Z3 सिर्फ Z में ग्रो हो रहा है, ठीक है। Z में कहाँ है Z3, डी ऑप्शन में है और बी ऑप्शन में है, क्योंकि हमें Z1 और Z2 ऑलरेडी मिल गया, तो Z3 भी बी ऑप्शन ही है। सिमिलरली Z4 W में से ही उसका शुरू हो गया, तो यहाँ ही आपको मिल जाएगा Z4। तो सिमिलरली आपको इसको सिर्फ कंपेयर करना है, ठीक है, कंपेयर करके आंसर ढूंढना है, दैट्स इट। लिखेंगे तो क्वेश्चन इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट उसका सॉल्यूशन कितना सिंपल है, देखो, जस्ट कंपेयर करो। Z1 Y से शुरू हो रहा है, तो Y में Z1 कहाँ है, यहाँ है, आंसर एक। चंद सेकंड्स में ये आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इतना इजी है ना। तो अगर कभी भी आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को देखोगे तो पहले ही शुरू हो जाइए उसको सॉल्व करना, क्योंकि उसको सॉल्व करना उतना ही आसान होता है। ये लोग, पता है आपको, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डराना चाहते हैं, मगर आप लोगों को डरना नहीं है, आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। In the reaction catalyzed by hexokinase, the two half reactions and the delta G values are as follows। ठीक है, दो रिएक्शन है आपके पास, ठीक है, और उसकी डेल्टा जी वैल्यूज दी गई है। तो रिएक्शन क्या है, ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट आपको मिलता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसकी डेल्टा जी वैल्यू आप देखोगे, दैट इज फ्री एनर्जी चेंज वाली वैल्यू है 14 किलो जूल्स प्लस 14, वो भी हमें पता है एज ए स्टैंडर्ड रूल, अगर डेल्टा जी की वैल्यू
पॉजिटिव है इसका मतलब है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब अपने आप से नहीं होता, वो रिएक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। उस रिएक्शन को कपल किया गया है एटीपी हाइड्रोलिसिस के साथ। इस रिएक्शन को कपल किया गया है एटीपी हाइड्रोलिसिस के साथ, ठीक है। एटीपी प्लस वाटर गिव्स एडीपी प्लस पीआई। इसका डेल जी वैल्यू है -31 किलो जूल्स। इससे क्या पता चल रहा है, एटीपी हाइड्रोलिसिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन हो जिसके डेल्टा जी वैल्यू पॉजिटिव हो, मतलब है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। उस रिएक्शन को आप कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बाय कपलिंग दिस रिएक्शन विद अनदर रिएक्शन जिसकी डेल्टा जी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो, ठीक है, ज्यादा नेगेटिव हो कंपेयर टू इसकी डेल्टा जी। इसकी डेल्टा जी वैल्यू से ये वाली डेल्टा जी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो तो आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, आपका डेल्टा जी वैल्यू फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस इज -31 किलो जूल पर मोल और इस रिएक्शन का डेल जी वैल्यू इज +14 किलो जूल पर मोल। इन दोनों को कपल कर दोगे तो नेट डेल्टा जी वैल्यू कितना होगा, इसको ऐड करो, -31 + 14 आएगा -17, ठीक है। तो इस दोनों रिएक्शन को जब आप कपल कर दोगे तो नेट डेल्टा जी वैल्यू आएगा आपका -17 किलो जूल। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है उसका मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्योंकि आपने इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अच्छे खासे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के साथ कपल कर दिया। अभी रिजल्टेंट नेट आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चलो देखते हैं। डेल्टा जी फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद एटीपी एज द फॉस्फोरिल डोनर इज। उन्होंने पूछा है कि डेल्टा जी वैल्यू क्या है, इन दोनों रिएक्शन से डेल्टा जी वैल्यू क्या मिलती है, नेट डेल्टा जी पूछा गया उन्होंने। हमने ऑलरेडी इसका फाइंड कर दिया, इसको प्लस करके -31 + 14 कितना मिलता है, -17 किलो जूल्स पर मोल। दैट इज बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो कितना सिंपल है ये क्वेश्चन। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ कपलिंग टू रिएक्शंस और ये डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होना फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं है तो ये क्वेश्चन इतना वेग लगेगा, मतलब कुछ भी समझ में नहीं है, क्या रिएक्शन दिया हुआ है, क्या ये वैल्यूज दिए, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट कपलिंग का पता हो तो देखिए ना, जस्ट इसको ऐड करके आपको आंसर लिखना है, दैट्स इट। सिर्फ सिंपल एडिशन कोई भी कर सकता है, सिंपल एडिशन करना है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। मगर आपको उस एडिशन करना है कि नहीं, उधर एडिशन ही करना है, ये कैसा पता चलेगा, वही है कॉन्सेप्ट, ठीक है, वही है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो इसकी सॉल्यूशन कितनी इजी है, देखिए ना, सिर्फ प्लस करके इसका आंसर लिखना है। तो अगर इस मॉडल में आपके पास दूसरा क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसे 1 सेकेंड में सॉल्व कर दोगे, है ना। तो इस न्यूमेरिकल डोज वाले सीरीज का यही इंटेंशन है कि आपके लिए हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर पीवाईक्यूज सॉल्व करके सिखा दें, दैट इज मॉडल क्वेश्चंस हम आपको सिखा दें, ठीक है। तो उस मॉडल में अगर कोई नया क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप उसे बेझिझक बिंदास 1 सेकेंड में सॉल्व कर दे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में आप किंग हो जाए, ठीक है। तो यही हम चाहते हैं, इस सीरीज के थ्रू हम यही अचीव करना चाहते हैं कि बच्चे इस मॉडल क्वेश्चंस को देख के, पढ़ के, समझ के, जब इस तरह सिमिलर क्वेश्चंस पूछा जाए तो उन्हें जल्दी से सॉल्व कर दे। आप गेट की पैटर्न देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि गेट कुछ नए नए क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, सिमिलर मॉडल के ही क्वेश्चंस पूछते हैं, सिमिलर मॉडल के ही क्वेश्चंस पूछते हैं। इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यूज को करना, पीवाईक्यूज को करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आपको वो पीवाईक्यूज मतलब समझ में आ गया, कैसे उसे सॉल्व करना है ये समझ में आ गया, तो उस मॉडल के जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आप उसे फटाफट कर दोगे, कि फटाफट कर दोगे। इसलिए मैंने आपके लिए ये सीरीज लाई हूं क्योंकि आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो जाए न्यूमेरिकल्स में
कि आपके सारे गेट बायोटेक्नोलॉजी वाले न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाए। अब जैसे थ्योरीज में हाई मार्क्स लाएंगे उसी तरह आप इस न्यूमेरिकल्स में भी हाई मार्क्स लाएंगे। ठीक है, यही मेरा इंटेंशन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं इसी तरह छोटे छोटे न्यूमेरिकल डोसेस हर हफ्ते आपके लिए लाती रहूंगी। इस क्लास को कभी भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मिस करोगे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मैं नहीं चाहती आप लोगों का कोई भी लॉस हो, तो क्लासेस को फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुणमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।